यस सर। हाँ यस। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी 9वीं कक्षा। बच्चों मैं चारकोप सेक्टर 1 स्कूल से धीरज कुमार जायसवाल। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है वनस्पतियों का वर्गीकरण। वनस्पतियों का वर्गीकरण पार्ट 6। बच्चों पिछले लेक्चर में आपने जगत, वनस्पति, उपजगत, अबीजपत्री और उपजगत बीजपत्री इन सब के बारे में पिछले लेक्चर में आपने अध्ययन किया है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। थोड़ा याद करें मतलब इसके पहले क्या हुआ था। जगत, वनस्पति, उपजगत, अबीजपत्री वनस्पतियां। बच्चों अबीजपत्री मतलब ऐसे वनस्पतियां जिनमें बीज नहीं पाया जाता है। इनको 3 विभागों में बांटा गया है बच्चों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। विभाग 1 थैलोफाइटा, विभाग 2 ब्रायोफाइटा, विभाग 3 टेरिडोफाइटा। पिछले लेक्चर में आपने इन तीनों विभागों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब ऐसे वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनमें बीज पाया जाता है। विभाग 1 अनावृत बीजी वनस्पतियां, विभाग 2 आवृत्ति बीजी वनस्पतियां। बच्चों ये अनावृत बीजी का मतलब देखो नाम से ही मालूम पड़ता है। अनावृत मतलब होता है जिनमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, इन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और एक होता है बच्चों आवृत्ति बीजी वनस्पतियां जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म, मतलब ऐसे वनस्पतियां जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीजपत्री, जिसमें हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। विभाग 1 अनावृत्ति बीजी वनस्पतियां, विभाग 2 आवृत्ति बीजी वनस्पतियां। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आवृत्ति बीजी वनस्पतियां विभाग 2 ये क्या होता है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जिसमें बच्चों एंजियो शब्द का मतलब होता है कवर करना, मतलब ढका हुआ, आवरण। और स्पर्म का मतलब होता है बीज, मतलब ऐसी वनस्पतियां जिनके बीज क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं आवृत्ति बीजी वनस्पतियां। आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इन जो वनस्पतियां होते हैं इनमें सभी अंग पाए जाते हैं। सभी अंग मतलब वनस्पति में कौन से अंग पाए जाते हैं, जड़, तना, उनकी शाखाएं। इनके जो फूल होते हैं इनमें ही प्रजनन के क्या होते हैं, अंग पाए जाते हैं। इनमें जो प्रजनन मतलब, प्रजनन का अर्थ होता है बच्चों वह प्रक्रिया जिसमें एक सजीव अपने जैसे ही सजीव को जन्म देता है, उत्पत्ति करता है, उसे ही प्रजनन कहते हैं। तो इन वनस्पतियों के फूल में ही प्रजनन के अंग होते हैं। इनमें जो फूल होते हैं धीरे धीरे इनका रूपांतरण किसमें होता है बच्चों, फलों में पाया जाता है। और इन फलों में ही, इन फलों के अंदर ही क्या पाया जाता है, बीज की निर्मित होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि ये जो टॉपिक है यह आवृत्ति बीजी वनस्पतियां। इसका मतलब होता है ऐसे वनस्पतियां जिनके बीज में क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। इन वनस्पतियों के बीजों पर फलों का आवरण होता है। इन्हें बच्चों 2 वर्गों में बांटा गया है, द्विबीजपत्री वनस्पतियां और एक बीजपत्री वनस्पतियां। देखो बच्चों नाम से ही मालूम पड़ता है, 2 बीजपत्री और 1 बीजपत्री। आगे हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे, ये 2 बीज और 1 बीज क्या होता है बच्चों। ये हमारा टॉपिक है बच्चों पौधे। जैसा कि हम अपने आजू बाजू में बहुत सारे पौधे देखते हैं बच्चों, उन पौधों में आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, बीजपत्र, एक बीजपत्र, द्विबीजपत्र ये सब पाया जाता है। यस, अब हम आगे देखेंगे अपना टॉपिक आवृत्ति बीजी। इसका मतलब उन पौधों को रखा जाता है जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है। इस समुदाय के पौधों को पुष्पीय पादप भी कहते हैं। पादप मतलब पौधा, क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित पुष्प पाए जाते हैं। इस उप प्रभाग के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें बीज सदैव क्या होते हैं, फल के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों देखो टॉपिक का है आवृत्ति बीज, मतलब जिनमें जो बीज होते हैं वो कहाँ होते हैं, फल के अंदर होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बोलूं तो आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे अंगूर, सेब, नींबू, इनके बीज ना उनके फल के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे नींबू को आप निचोड़ते हो तो उसके अंदर से दाने दाने निकलते हो, तो उसके जो बीज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उसके फल के अंदर ही पाए जाते हैं। सेब में भी होता है ऐसा बच्चों। आगे अनावृत्ति बीजी। अनावृत्ति मतलब होता है बच्चों उन पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज में आवरण नहीं पाए जाते हैं। ये पौधे मुख्य रूप से क्या होते हैं, सदाबहार वनों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। तो इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं। नग्न बीजी मतलब खुला होता है। अगर मैं आपको उदाहरण की बात करूं बच्चों, तो
आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी में अगर वनस्पतियों की मैं बात करूं तो बच्चों जैसे नारियल, मक्का, गेहूं, चावल, कटहल, सरसों, ये सब जो होती है वनस्पतियां, ये सब क्या होती है बच्चों? आवृत्ति बीजी होती है। अब अनावृत्ति बीजी मतलब जैसे साइकस, थूजा, पाइनस, ये सब क्या होती है? अनावृत्ति, मतलब होता है इनमें बीजों का आवरण नहीं पाया जाता है। आगे हम चलेंगे बच्चों। आवृत्ति बीजी वनस्पतियों को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आगे यस, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे और इनका उपयोग कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आवृत्ति बीजी पादप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें पादप का मतलब होता है पौधा। देखिए, आवर्त बीजी पादपों को पुष्पीय पादप के नाम से जाना जाता है। पुष्पीय पादप का मतलब होता है इनमें ये जितने भी पौधे होते हैं उनमें फूल लगते हैं। जैसे आम, आम के अंदर देखो गुठली पाई जाती है, मतलब ये क्या हो गया? बीज पाया जाता है, मतलब ये आवर्ती बीजी है। तो ये पुष्पीय पादप के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 2.5 लाख जातियों के साथ पौधों जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो पूरे वनस्पतियों में जितनी वनस्पतियां हमारे धरती में उपस्थित हैं, उनमें 2.5 लाख से ज्यादा जातियों की जो वनस्पतियां हैं वे सब क्या है बच्चों? आवर्ती बीजी है। आवर्ती बीजी का अर्थ होता है आवरण युक्त बीज, अर्थात पौधों का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज क्या होता है? अंडाशय में भित्ति द्वारा क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। घिरे रहते हैं मतलब अंदर छिपे रहते हैं। आवर्ती बीजी पौधा, ये जो पौधे होते हैं संसार में प्रत्येक जगह और प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं। आप अपने चारों तरफ अपने पर्यावरण को देखो, जितने भी पौधे होते हैं उसमें अधिकांश जो पौधे होते हैं ना बच्चों, आवर्ती बीजी पौधे होते हैं। ये वायु, जल एवं मिट्टी में गर्म, ठंडे, नम तथा शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। ये सभी जो पौधे होते हैं आकार, आकारिकी, रंग, वितरण एवं पुष्प गुणों में भिन्न होते हैं। सभी जितने पौधे होते हैं सबका आकार अलग होता है, सबका रंग अलग होता है, सबके पुष्प अलग होते हैं, सबके गुणधर्म अलग पाए जाते हैं। संसार का सबसे लंबा आवर्ती बीजी पौधा कहाँ पर उपस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस। इसी प्रकार कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो उस आवर्ती बीजी वनस्पतियों में पाए जाते हैं। एक मिनट बच्चों, आवर्ती बीजी पौधों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से लक्षण होते हैं? पहला लक्षण बच्चों, इनका जो पौधा होता है, मुख्य पौधा हुआ बीजाणु विद्ध होता है, जो जड़, तना एवं पत्तियों में बटा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पहले ही कह दिया था बच्चों आपको कि आवर्ती बीजी जो वनस्पतियां होते हैं इनमें सभी तरह के अंग पाए जाते हैं। तो इनमें जड़, तना, पत्तियों में बटा होता है। इनके जो ऊतक होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इनमें पुष्प बनते हैं, आवर्ती बीजी वनस्पतियों में पुष्प बनते हैं, इनमें फल बनते हैं, परागण विभिन्न माध्यमों से होता है। आगे आवर्ती बीज, इनमें द्विनिषेचन मिलता है। द्विनिषेचन मतलब होता है एक निषेचन होने के बाद इनमें दूसरा निषेचन पाया जाता है, दूसरा फलन पाया जाता है। इनमें भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित मतलब होता है इनमें तीन गुणधर्म होते हैं। भ्रूणपोष मतलब होता है जो छोटे से पौधे होते हैं उसको भ्रूण कहा जाता है। स्त्रीधानी विकसित होता है। इनमें जो पुष्प में जो नर मादा होता है, इनमें जो स्त्रीधानी होती है पूरी तरह से क्या होती है बच्चों? विकसित होती है। अंडाशय मिलता है इसमें, जिनमें बीजांड लगे रहते हैं। बीज आवरण से ढके रहते हैं। इनके जो बीज होते हैं बच्चों क्या होते हैं? आवरण से ढके हुए होते हैं। ये जो पुष्प होते हैं बच्चों ये हमेशा द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब दोनों पाए जाते हैं, नर भी और मादा भी। आगे आवर्ती बीजी पादपों का आर्थिक महत्व, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे धरती में इसका अधिक महत्व कहाँ पाया जाता है बच्चों? जैसा कि लिखा गया, मानव जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं आवर्ती बीजी पादपों के उत्पादन पर निर्भर होती है। ये पादप मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला आर्थिक महत्व इनका आता है भोजन के रूप में। इसका मतलब जितने भी हम भोजन में करते समय, जो भी भोजन हम करते हैं उसमें जितनी भी चीजें होती है वो सब क्या होती है बच्चों? आवर्ती बीजी होती है। लिखा गया, पुष्पीय पादपों से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, फल, ये सब क्या होते हैं? आवर्ती बीजी होते हैं। दूसरा, खाद्य तेल में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूर्यमुखी का तेल, नारियल का तेल, ये सब वनस्पतियां क्या होती हैं बच्चों? आवर्ती बीजी होती है। भोज्य पदार्थों को पकाने में
प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेलों का मुख्य स्रोत पुष्पीय पादप है। यह खाद्य तेल प्रायः मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, नारियल इत्यादि से प्राप्त होते हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट है बच्चों, मसाले। खाना सब्जियां बनाते समय जितने भी मसालों का हम उपयोग करते हैं वे सब क्या होते हैं बच्चों, आवर्तबीजी पौधों से मिलते हैं, वनस्पतियों से मिलते हैं। पुष्पीय पादप के अनेक भागों का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है, जैसे धनिया, मिर्ची, लौंग, जीरा, सौंफ, काली मिर्च। ये जितनी भी वनस्पतियां हैं बच्चों, ये सब के सब आवर्तबीजी वनस्पतियां हैं। मतलब इनके बीज क्या होते हैं, आवरण में ढके होते हैं। चौथा इसका आर्थिक महत्व है बच्चों, औषधि के रूप में जितनी औषधियां बनाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक वनस्पतियां, आयुर्वेदिक दवाइयां। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन बहुत सारी वनस्पतियों में ऐसी कुछ वनस्पतियां होती हैं जिनका आयुर्वेद में बहुत उपयोग है, जिनसे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती है। तो ये जो तुलसी है और गिलोय है, इसका उपयोग करके क्या होता है बच्चों, आपको जैसा मालूम है कि इन वनस्पतियों का उपयोग करके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी क्या होती है, बढ़ाई जाती है औषधि के रूप में। पुष्पीय पादप एवं अन्य उनके उत्पादों का उपयोग अनेक बीमारियों की रोकथाम में किया जाता रहता है। वर्तमान समय में भी इन पौधों के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे एकोनाइट नामक एक औषधि है जिससे एकोनिटम से, बेलाडोना एट्रोपा जो बेलोडेना से, तथा कुनेन सिनकोना से प्राप्त होती है। इन सब वनस्पतियों का नाम है बच्चों, ये सब वनस्पतियां होती हैं जो आवर्तबीजी वनस्पतियां होती हैं, जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आगे लकड़ी के उपयोग में भी इसका उपयोग होता है बच्चों। जितनी मजबूत लकड़ियां होती है, जैसे दरवाजा हो गया, हम आप जिस बेंच पे बैठते हो, लकड़ी की मेज, जो लकड़ियां बनती है, वो सब क्या होती है बच्चों, आवर्तबीजी वनस्पतियां होती है। अनेक आवर्तबीजी पौधों मुख्य रूप से द्विबीजपत्रियों सबसे मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है, जो मजबूत काष्ठ के रूप में पाया जाता है, जैसे साल, शीशम, चंदन इत्यादि जो मूल्यवान लकड़ियां हैं, जिनका उपयोग फर्नीचर और अन्य सामानों के निर्माण में किया जाता है। ये सभी वनस्पतियां क्या होती हैं बच्चों, आवर्तबीजी वनस्पतियां होता है, जिनका उपयोग लकड़ी के रूप में किया जाता है। आगे बच्चों रेशों के रूप में, तो आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, इनके जो पुष्पीय पादप की विभिन्न प्रजातियां होती है, तो अनेक प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कपास, कपास का मतलब रुई, फ्लैक्स, हेम्प, सन हेम्प इत्यादि, ये सब रेशा होता है बच्चों। नारियल के भूसे के द्वारा कॉयर प्राप्त होता है, जिनका उपयोग गद्दी निर्माण के लिए किया जाता है। तो जितने जो आपको मालूम है ना, जो गद्दा होता है उसमें नारियल का भूसा भरा जाता है। तो जो नारियल का भूसा भरा जाता है गद्दे को बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं स्पंज वाला गद्दा, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे देशों में जो यूज किया जाता है वो सब क्या होती है, आवर्ती वनस्पतियां होती है। आगे बच्चों एकदम सबसे आखिरी इसका उपयोग है पेय पदार्थों में। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, जैसे चाय, कॉफी, ये सब जो वनस्पतियां होती है, इसको ये सब जो होती है, सब में जो वनस्पतियों का उपयोग होता है, वो वनस्पतियां कौन सी होती है, आवर्तबीजी। तो बच्चों इस तरह ये आवर्तबीजी वनस्पतियां हैं, जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। हमारा यह टॉपिक आज का था आवर्तबीजी वनस्पतियों के बारे में। तो मैंने आपको आवर्तबीजी वनस्पतियों का परिभाषा, उनके लक्षण और दैनिक जीवन में होने वाले इसके उपयोग के बारे में आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब इसमें एक जो टॉपिक अभी हम लोग ने पढ़ा था, उसको हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चों, जैसा कि हम आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। उसमें दो मैंने आपको बताया था आवर्तबीजी वनस्पतियों का विभाजन। हाँ ये देखो बच्चों, आवर्तबीजी पौधों को फिर से दो भागों में बांटा गया बच्चों, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब ये एक बीजपत्री क्या होता है बच्चों, जैसे नाम से मालूम पड़ता है कि इसमें केवल एक ही बीज पाया जाता है। इनकी जो वनस्पतियों की जो जड़ें होती है तंतुमय होती है। इनमें जो वनस्पतियों के जो तने होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, जैसे केला, बांस, ये सब क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। वनस्पतियों में समांतर सिरा पाया जाता है। इनमें जो फूल पाए जाते हैं बच्चों, त्रिस्तरीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोलूं, मक्का, मक्का में केवल एक बीज पाया जाता है। केला, केला में केवल एक बीज पाया जाता है। गेहूं, गेहूं में केवल एक बीज पाया जाता है। तो ऐसी वनस्पतियों को कहते हैं एक बीजपत्री। अब दूसरा है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब जैसे इसमें नाम से मालूम पड़ता है दो बीज वाली, मतलब इसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं।
इनमें जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर तक धसी होती है। मूसलाधार जड़ें होती है, जो मूसला जड़ें होती है उनकी जड़ होती है। इनमें ये जो अधिकतर वनस्पतियां होती है ना द्विबीजपत्री वाले बच्चों, इनका तना बहुत मजबूत होता है और कठोर होता है। इनकी पत्तियों पे क्या होता है, जालीदार कीड़ा पाया जाता है। इन वनस्पतियों के जो फूल होते हैं बच्चों, चतुष्टीय और पंचस्तरीय सम्मति में पाया जाता है। जो एक बीजपत्री में था बच्चों त्रिस्तरीय था, मगर इसमें द्विबीजपत्री में चतुष्टीय और पंचस्तरीय सम्मति के वनस्पतियां पाई जाती है। अगर मैं उसके उदाहरण का नाम दूं बच्चों, तो जैसे सूर्यमुखी, सरसों, सेम, ये सब क्या है बच्चों, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब इसमें दो बीज पाया जाता है, और दोनों बीज क्या होते हैं बच्चों, ढके होते हैं, आवरण से ढके होते हैं, इसलिए इन्हें आवर्त बीजी वनस्पतियां कहा जाता है। तो आवर्त बीजी वनस्पतियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब जिसमें केवल एक बीज पाया जाता है, द्विबीजपत्री मतलब जिसमें केवल दो बीज पाए जाते हैं। तो इस तरह बच्चों पार्ट 6 का ये आखिरी टॉपिक था, विभाग 2 आवर्त बीजी वनस्पतियां। तो हमने आवर्त बीजी वनस्पतियों की परिभाषा, उनके लक्षण, उनके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ लिया। उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पार्ट की तरफ, जो हमारा ये पार्ट समाप्त होता है पार्ट 6। अब अगला जो पार्ट है हमारा वो है बच्चों पार्ट 7, यस, परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। साइंस 2 लेसन नंबर 7, परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। देखो जैसे पाठ का नाम है परितंत्र, अभी मैं आपको लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। प्रवाह, प्रवाह का मतलब बच्चों बहना, बहना मतलब कोई चीज जब बहती है ना उसको बोलते प्रवाह होना। परितंत्र मतलब बच्चों पर्यावरण, परिवेश, वातावरण, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसे कहते हैं परितंत्र, पर्यावरण। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा टॉपिक है बच्चों आहार श्रृंखला और खाद्य जाल। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे परितंत्र के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों पूर्वालोकन। पूर्वालोकन मतलब हमने पिछली कक्षा में ऑलरेडी पढ़ लिया है। परितंत्र क्या है, परितंत्र के विभिन्न प्रकार कौन कौन। परितंत्र मतलब जैसे मैंने अभी आपको एकदम सिंपल मीनिंग बताया इसका, समानार्थी। परितंत्र का मतलब होता है पर्यावरण, वातावरण, परिवेश। आगे हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है बच्चों। देखिए परितंत्र का मतलब बच्चों किसी भी पर्यावरण या वातावरण में जो भी विद्यमान जैविक तथा अजैविक, जैविक का मतलब जिसमें जीव होता है, अजैविक का मतलब जिसमें जीव नहीं होता है, ये जो घटक होते हैं उनमें जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके द्वारा जो तंत्र निर्मित होता है उसे ही परितंत्र कहते हैं, मतलब पर्यावरण कहते हैं। परितंत्र मतलब पर्यावरण, वातावरण। तो किसी भी वातावरण या पर्यावरण में विद्यमान जैविक घटक तथा अजैविक घटक और उनमें होने वाले पारस्परिक संबंधों के कारण जो संस्था बनती है परिसंस्था, उसे कहते हैं परितंत्र। जैसे एग्जाम्पल बच्चों जैविक और अजैविक का मतलब, जैसे इसमें मैं आप बोल सकता हूँ अजैविक घटक में मैं बोल सकता हूँ बच्चों हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, ये सब क्या बच्चों अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब जिसमें सभी प्रकार के सजीव आते हैं, जैसे वनस्पति, प्राणी, जीवाणु, ये सब क्या है जैविक। तो इनमें जो पारस्परिक अंतरक्रिया होती है उसके द्वारा जो तंत्र निर्मित होता है उसे परितंत्र कहते हैं। अगला टॉपिक क्या था बच्चों, परितंत्र के विभिन्न प्रकार कौन से, अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया है परितंत्र के मुख्यतः दो प्रकार है बच्चों, एक जलीय परितंत्र है और एक भू परितंत्र है। जलीय परितंत्र मतलब होता है ऐसे सजीव जो अपना जीवन पूरी तरह से जल पर निर्भर होते हैं, जैसे मछली, केकड़ा, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब जलीय परितंत्र है। इनका जो पर्यावरण का जो परिवेश होता है वो क्या होता है पूरी तरह से जल पर निर्भर होता है। दूसरा है बच्चों भू परितंत्र, मतलब जो केवल धरती पर ही अपना निवास करते हैं, जैसे बाघ, शेर, हिरण, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है भू परितंत्र है। पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब भू परितंत्र। कुछ और भी इसके बच्चों प्रकार हैं, उप प्रकार जिसको बोल सकते हैं। तो उसमें हम बोल सकते हैं मरुस्थलीय परितंत्र, जंगल परितंत्र और सागरी परितंत्र। मतलब ऐसे सजीव जो मरुस्थल में भी रहते हैं, जैसे ऊंट, जंगल में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर है जंगल में पाए जाते हैं। और सागरी परितंत्र मतलब जो सागर में, समुद्र में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग परितंत्र के प्रकार। आगे हम चलेंगे बच्चों
परितंत्र का मतलब परिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इकोसिस्टम। तो इसमें दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो जैसे मैं आपको बोला जैविक घटक मतलब सारे सजीव, पेड़ पौधे, प्राणी, ये सब जैविक घटक। अजैविक घटक मतलब जैसे अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु पदार्थ, जैसे मैंने आपको बोला ना, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? ये मृतक जंतुओं तथा पौधों के शरीर से प्राप्त होते हैं। यूरिया, ह्यूमस आदि भी जीवधारियों के शरीर में मिलते हैं। उप घटक इन पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित करते हैं और जिन्हें पुनः क्या होता है, जिन पौधों को पुनः ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। आगे हमारा टॉपिक है बच्चों, अच्छा, परितंत्र में कुछ और भी प्रकार होते हैं बच्चों, देख सकते हैं हम लोग आगे। एक सेकेंड बच्चों, यस, ये देखो बच्चों, ये हमारा पार्ट 7 परितंत्र ऊर्जा प्रणाली। तो इसमें बच्चों लिखा गया है प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, सर्वोच्च भक्षक, सर्वभक्षी। प्राथमिक भक्षक क्या होता है बच्चों? प्राथमिक भक्षक मतलब जैसे बच्चों, प्राथमिक भक्षक से पहले हम लोग समझते हैं उत्पादक। जितनी भी हरी वनस्पतियां होती है वो सब उत्पादक होती है, जो जमीन पर पैदा होती है, जो जमीन पर उगती है, उन्हें उत्पादक कहते हैं। अब उन्हें खाता कौन है? उन्हें खाता है टिड्डा, गिलहरी, ये सब जो होती है बच्चों, ये क्या होती है? प्राथमिक भक्षक में आते हैं, जिनको कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी मतलब केवल जो वनस्पतियां खाती हैं, उन्हें शाकाहारी मतलब प्राथमिक भक्षक कहते हैं। अब इनको कौन खाता है बच्चों? टिड्डा और गिलहरी को कौन खाता है? मेढक, उल्लू, लोमड़ी, ये सब क्या करते हैं? इनको खाते हैं, किनको? टिड्डा और गिलहरी को। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय भक्षक। जैसा कि जीव को खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों? मांसाहारी। सर्वोच्च भक्षक, उसके बाद इन मेढक, उल्लू और लोमड़ी को कौन खाता है बच्चों? शेर, बाघ, ये सब क्या करते हैं? शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का भक्षक करते हैं। ये अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते हैं, शेर को और कोई खाता नहीं है, तो इन्हें कहते हैं सर्वोच्च भक्षक। एक होता है सर्वभक्षी, जो सब खाता है बच्चों, जो शेर भी खाता है, वनस्पति भी खाता है, मेढक भी खाता है, सब कुछ खाता है, जिसमें मनुष्य, भालू, ये सर्वोच्च भक्षी है। ये वनस्पति जन्य पदार्थ शाकाहारी, मांसाहारी प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं सर्वभक्षी। तो बच्चों, ये जो प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, सर्वोच्च भक्षक और सर्वभक्षी है, इन्हें ही कहते हैं हम लोग परितंत्र। इनमें ही क्या होता है बच्चों? ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये ऑलरेडी हम लोग ने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8वीं में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है कि पर्यावरण में प्रत्येक सजीव एक दूसरे सजीव पर निर्भर होता है, एक दूसरे सजीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। जिस तरह टिड्डा और गिलहरी वनस्पतियों पर निर्भर होता है, उसी तरह मेढक, उल्लू, ये उन टिड्डे और गिलहरी पर निर्भर होते हैं। इस तरह आगे एक सजीव दूसरे सजीव पे निर्भर रहता है और इसी के द्वारा क्या होता है बच्चों? पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं परितंत्र। आगे हम लोग बच्चों देखो, अब यहाँ मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ये है हमारा डायग्राम, इसका नाम है आहार श्रृंखला। यस, आहार श्रृंखला डायग्राम में हम देख सकते हैं बच्चों। इस आहार श्रृंखला में क्या है बच्चों? देख सकते हैं आप, सूर्य प्रकाश। ये सूर्य प्रकाश क्या कर रहा है? वनस्पति, ये जो वनस्पतियां होती हैं, ये सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसलिए इन्हें स्वयं पोषी वनस्पतियां कहते हैं, या तो इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। वनस्पतियों द्वारा जो तैयार भोजन रहता है, इसे कौन खा रहा है? टिड्डा खाता है। इसे टिड्डा क्या हो गया बच्चों? प्राथमिक भक्षक, जिसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। अब इस टिड्डे को, कीड़े को कौन खाता है? मेढक खाता है। तो इसलिए मेढक क्या हो गया बच्चों? द्वितीय भक्षक। अब इस मेढक को कौन खाता है बच्चों? सांप। तो सांप क्या हो गया? तृतीय भक्षक। अब इस सांप को कौन खा रहा है बच्चों? बाज, गरुड़, चील, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सर्वोच्च उपभोक्ता। और लास्ट में बच्चों ये मर जाते हैं, इनका विघटन होता है, मृतक जीवी हो जाते हैं, और ये विघटन दिया गया है जो जिनका रूपांतर बाद में कवक और जीवाणु में होता है। तो इस तरह बच्चों की श्रृंखला चलती रहती है, और इस तरह फिर ये मृतक, कवक मृतक होकर क्या होती है? फिर से क्या होती है? मिट्टी में मिल जाती है। तो इस तरह श्रृंखला बनती है, एक सजीव दूसरे पर निर्भर होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों खाद्य श्रृंखला। देख सकते हो डायग्राम में बच्चों,
हरा पौधा जिसको हम उत्पादक कहते हैं, इसे खाता है। टिड्डा जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, टिड्डे को कौन खाता है? मेढक जो द्वितीय उपभोक्ता होता है। फिर उसे सांप खाता है, तृतीय उपभोक्ता। लास्ट में जो चतुर्थ उपभोक्ता होता है, जो उच्च मांसाहारी जो बाघ होता है, और बाद में बाघ के मरने के बाद इसका विघटक होता है और कवक और ज्वारों में इसका रूपांतर होता है और ये फिर से क्या होते हैं बच्चों? मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह बच्चों जो श्रृंखला होती है इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला। परितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है बच्चों, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ध्यान में रखो। तो मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, उत्पादक, यहाँ देखते हैं हम लोग डायग्राम में, हाँ, उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सब्जियों में क्रमशः एक अंतर क्रिया, परस्पर प्रक्रिया होती रहती है जिससे खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। ऐसी प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में बच्चों 4 से 5 कड़ियां होती हैं। ये जो 4 से 5 कड़ियां होती हैं, ये होती हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता और जीवाणु और कवक। ये जो कड़ियां होती है सरल रेखा में पाई जाती है। ये धीरे धीरे क्या होती है? दूसरे पर निर्भर होती है, जिसकी वजह से क्या इसका निर्माण होता है? भोजन जाल का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों खाद्य श्रृंखला क्या लिखा गया बच्चों? भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के जो संबंध को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जिसको आहार श्रृंखला कहते हैं। आकृति दिख रही है, सूर्य क्या करता है? वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण और मिट्टी की सहायता से, पानी की सहायता से, सूर्य की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे उत्पादक कहते हैं। इन उत्पादक को हिरण खाता है, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इस हिरण को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है, जिसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, मांसाहारी। तो इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब आ गया बच्चों खाद्य जाल। एक आहार, एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का जो संबंध होता है अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से जीवधारियों से होता है। इस प्रकार के अनेक खाद्य और आहार श्रृंखलाओं के बीच एक पारस्परिक संबंध को ही हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं, जिसे कहते हैं खाद्य जाल। तो जो परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला से जो परस्पर जुड़ी होती है, जुड़ने के बाद जो एक सब्जी दूसरे सब्जी पर निर्भर हो जाता है, तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। आगे परितंत्र में अनेक आहार श्रृंखला होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होती है। इन्हें अनेक आहार श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को ही आहार जाल कहते हैं या तो खाद्य जाल कहते हैं। आगे खाद्य जाल मतलब फूड वेब। जब अनेक आहार श्रृंखला आपस में मिलकर एक जाल बनाती है, उस जाल को ही कहते हैं हम लोग खाद्य जाल। जैसे एग्जाम्पल में बोलूंगा, सांप को चील भी खाता है, उल्लू भी खाता है, चील भी खाता है, बाज भी खाता है, गरुड़ भी खाता है, शेर भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। तो एक ही बच्चों को बहुत सारे लोग खा रहे हैं, इसे भी खाद्य जाल कहते हैं। लिखा गया है ना, जब अनेक आहार श्रृंखला आपस में मिलकर एक जाल बनाती है तब उसे खाद्य जाल कहते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अपने उपभोग के लिए एक से अधिक प्रकार के जीव मिल जाते हैं। इस प्रकार से बने आहार श्रृंखलाओं के जाल को ही खाद्य जाल कहते हैं। आगे आप देख सकते हो बच्चों डायग्राम में, खरगोश, गिलहरी, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, कंगारू हैं, हिरन है, बंदर है, शेर है, चिड़िया है, टिड्डा है, लोमड़ी है। तो ये सब जो प्राणी होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर होती है और निर्भर होने के बाद जो सरबुत बच्ची होता है, ये क्या होते हैं? फिर से आके मिट्टी में मिल जाती हैं। फिर उस मिट्टी में क्या होता है? फिर वनस्पतियां बनती हैं, फिर वो दूसरे पर निर्भर होती हैं। फिर वनस्पतियों को टिड्डा खाता है, गिलहरी खाता है। फिर उस टिड्डे गिलहरी को कौन खाता है? उल्लू खाता है, उल्लू या मेढक खाता है। फिर उसके बाद उसको सांप खाता है। फिर सांप को कौन खाता है? चील या गरुड़ खाते हैं, मनुष्य खाते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर वो मिट्टी में कवक और जीवाणु के रूप में मिल जाते हैं। तो ये जो श्रृंखला बार बार होती रहती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? भोजन श्रृंखला या तो आहार श्रृंखला। एक क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में क्या अंतर है?
तो भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में बस वही अंतर है, जिस तरह प्रत्येक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता, मृतोपजीवी, इनमें जो अंतर क्रिया होती रहती है, इस क्रिया से, इस आंतर क्रिया के जो क्रम होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, भोजन श्रृंखला कहते हैं। और जब एक ही भोजन को बहुत सारे सजीव खाते हैं, तो बहुत सारे सजीव जब एक ही भोजन पे निर्भर होते हैं, तब उससे क्या निर्भर होता है, भोजन जाल। तो प्रत्येक भोजन श्रृंखला में उत्पादक, प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक, इन जो 4-5 की जो कड़ियां होती हैं, इन सभी कड़ियां क्या होती है, एक रेखा में गमन करती हैं, एक रेखा में होती हैं। परंतु जो भोजन जाल होते हैं, वे छोटी छोटी भोजन श्रृंखलाओं की कड़ियों से जुड़कर बनती हैं। प्रत्येक भोजन जाल अनेक भोजन श्रृंखलाओं का एक समूह होता है, और प्रत्येक भोजन श्रृंखला के परस्पर जुड़ने से ऐसे भोजन जाल का निर्माण होता है। लिखा गया बच्चों, खाद्य श्रृंखला उत्पादक, भक्षक तथा मृतोपजीवी सजीवों में क्रमशः एक आंतर क्रिया शुरू रहती है। यह अंतर क्रिया एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और कई खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने पर उनका खाद्य जाल बनता है। तो जब एक ही आहार पर बहुत सारे प्राणी निर्भर होते हैं, तब वो जो जाल बनता है, उस जाल को ही बोलते हैं खाद्य जाल। बच्चों, एक संस्कृत में शब्द है जिसका मतलब है, जो लिखा गया देखो ध्यान से, जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम। इसका क्या मतलब है? एक संस्कृत उत्पत्ति है। इसका अर्थ है कि जीव ही जीव का जीवन है, जीव ही जीव का जीवन है। मतलब एक सजीव हमेशा दूसरे सजीव को अपना जीवन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल, टिड्डा गिलहरी वनस्पतियां खाती हैं, तो वनस्पतियों में भी जीव होता है, टिड्डो गिलहरी में भी जीव होता है। अब इस टिड्डे गिलहरी को मेढक खाता है, तो दोनों में जीव होता है। तो जब एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है, तो उसी को कहते हैं जीवो जीवस्य जीवना। मतलब सजीव को जीने के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति में पाए जाने वाले जितनी भी भोजन श्रृंखलाएं हैं, वह सब इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। जो उत्पादक और भक्षक होती है, उनमें जो आंतर क्रिया होती है, उस आंतर क्रिया को ही कहते हैं जीवो जीवस्य जीवना। तो इस तरह बच्चों ये शब्द का मतलब है। तो इस तरह बच्चों ये परितंत्र में क्या होती है, परिसंस्था में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ऊर्जा का मतलब यही होता है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ देर हमें खाना ना दिया जाए, हमें ऐसे छोड़ दिया जाए, तो उसके कुछ देर बाद हमें भूख लगती है। फिर अब जब हम खाना खा लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस तरह हम लोग फिर क्या कहते हैं, पूरा ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाह होता है और हम कोई भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह मनुष्य को या तो सजीव को अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। इसी भोजन की श्रृंखला को ही कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो इस तरह बच्चों इस पार्ट में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भोजन श्रृंखला में विविध पोषण स्तर कौन कौन से हैं। तो इनमें पोषण स्तर वही होता है बच्चों, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ये सब क्या है बच्चों, भोजन श्रृंखला के विविध स्तर है। तो अब इसमें एक चीज ये भी पूछा गया है बच्चों कि ये जो प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, सर्वोच्च भक्षक है और सर्वभक्षी है, अगर इसमें से कोई भी एक मिस हो जाए तो क्या जीवन यापन हो सकता है? मतलब कहने का मतलब होता है, जैसे समझो कि टिड्डा और गिलहरी है, इसको मेढक उल्लू खाने के बजाय क्या शेर बाघ खा सकते हैं? तो हाँ, खा सकते हैं। उसमें कोई भी श्रृंखला टूटेगी नहीं, क्योंकि जो सर्वोच्च भक्षक है वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों खा रहा है। तो अगर कोई भी एक इसमें से श्रृंखला नहीं भी रहती है, तो भी मनुष्य का जीवन यापन हो सकता है। जरूरी नहीं कि मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए, भोजन के लिए केवल वनस्पतियों पर निर्भर है। इसीलिए वो क्या करता है, दूसरे जीव को मार के, जैसे कि लोग मीट मटन खाते हैं, तो मतलब दूसरे जीव को मारना और उसको खाना, इससे भी वो लोग क्या करते हैं, अपने भोजन का यापन करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह बच्चों ये श्रृंखला होती है। और इस श्रृंखला में बच्चों दोनों की आवश्यकता होती है, जैविक और अजैविक, दोनों घटक चाहिए हमको। तो अजैविक घटक जैसे मैंने आपको बता दिया बच्चों, हवा, पानी, वाष्प, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, ये सब अजैविक है। और जैविक में क्या होता है बच्चों, सारी प्रकार की वनस्पतियां और प्राणी और जीवाणु, ये सब जैविक घटक है। तो इस तरह इस भोजन श्रृंखला का निर्माण होता है और पर्यावरण का निर्माण होता है। फिर भी पर्यावरण, इसके बाद भी हम लोग यदि आगे हम लोग
ये भी पढ़ेंगे कि इस पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है। शब्द का ही मतलब है पर्यावरण, इसका मतलब पर्यावरण का मतलब होता है परितंत्र, परितंत्र का मतलब होता है आपके आसपास की परिस्थिति, किस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, किस स्थिति में आप रह रहे हैं, कैसे लोग रहते हैं वहां पे, कैसे जीवन यापन हो रहा है लोगों का, वही पर्यावरण होता है। पर्यावरण का मतलब होता है परितंत्र का मतलब होता है सजीव जिस स्थान पर निवास करता है उस निवास स्थान के आसपास के जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों को हम क्या कहते हैं बच्चों, पर्यावरण। और ये जो पर्यावरण होता है, ये जो परितंत्र होता है, ये सजीव के चारों ओर तथा आसपास के जैविक, अजैविक, भौतिक, रासायनिक इन सभी घटकों पर निर्भर होता है। तो ये है हमारा टॉपिक परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। तो ये आगे भोजन श्रृंखला के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं जरा भोजन श्रृंखला। ये रहा बेटा, फूड चेन जिसको होते हैं, फूड चेन, भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, सांप तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ बाज और लास्ट में है कवक और स्वर्ण। तो इस तरह बच्चों ये टॉपिक अभी हमारा खत्म होता है पार्ट तक। इसके आगे का जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ऊर्जा पिरामिड के बारे में और जैविक भू रासायनिक चक्र के बारे में। ये लेक्चर आपका कल होगा। तो ये लेक्चर अभी यहीं पे खत्म होता है। मैं 5 मिनट्स के अंदर एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि आपका आज मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। एक सेकेंड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आप ये बात को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये बाल भारती से भी आप जाके सर्च करके और गूगल में भी जाके इस टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं एक छोटा सा रिवीजन कर लेता हूँ बच्चों। आज हम लोग ने क्या क्या, आज हम लोग ने ओके बच्चों, आज हम लोग ने पार्ट 6 में आवर्ती बीजी वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। और आवर्ती बीजी वनस्पतियों को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, एक द्विबीजपत्री और द्विबीजपत्री। उसके बाद आज हम लोग ने पार्ट 7 भी स्टार्ट किया है। पार्ट 7 का नाम है परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। उसमें हम लोग ने बच्चों आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा, जो कि पूरा टॉपिक क्लोज हो गया है। अब इसके आगे अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।